वेलकम टू मेडिकल ओशन। तो आज अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है जो आप लोगों को पता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी के एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। जब तक हमें उसकी बेसिक का नहीं पता तो तब तक हमें उस सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि ये आप लोगों के रिसर्च में भी हेल्प आउट करेगा। जो आप लोगों के लास्ट सेमेस्टर में रिसर्च है कोर्स के हिसाब से, तो उसमें भी आप लोगों के हेल्प आउट करेगा। तो आप लोग अपनी पीपीटी ओपन कर ले, उस हिसाब से हम पढ़ लेंगे। अभी तक 3 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, तो जिन लोगों ने ज्वाइन किए तो एट द एंड आप लोग अपने अटेंडेंस मेरे साथ लगवाओ। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो वही हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट डिफाइन द टर्म्स एपिडेमियोलॉजी फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कि एपिडेमियोलॉजी कहाँ से डेवलप हुई है और अब तक उसमें कितनी डेवलपमेंट हो गई है। फर्स्ट एपिडेमियोलॉजी कब स्टार्ट हुई थी और अब तक उसमें कितनी डेवलपमेंट हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम कह सकते हैं। सेकंड पे हम पढ़ लेंगे उसमें डिमॉन्स्ट्रेट द 3 एग्जाम्पल ऑफ क्लासिक मॉडर्न एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। उसमें फिर स्टडी किस तरह होती है, क्लासिकल स्टडी क्या है, मॉडर्न स्टडी क्या है, वही हम पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ हम पढ़ लेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, कि डिस्क्रिप्टिव क्या है और एनालिटिकल क्या है। ये फिर मेन 2 टाइप्स है एपिडेमियोलॉजी की, तो उस हिसाब से हम पढ़ लेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई एडवांटेजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ में एपिडेमियोलॉजी की क्या रोल है, तो वो हम पढ़ लेंगे। रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब स्कोप क्या है एपिडेमियोलॉजी की, तो ये जितनी भी ऑब्जेक्टिव है ये आज के लेक्चर में हम होपफुली कवर कर लेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एक्सप्लेन डिफिनीशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। डिफिनीशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी आपके पास क्या है, उसके वर्ड से पता चल जाए। वर्ड क्या है, एपी। एपी का मतलब क्या है, अपान आर, सही, आन आर अपान उसका मतलब है, सही। डेमोज मीन्स प्यूपल्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। लोगों के हवाले से जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। उसके वर्ड से पता चल जाता है। ये एमसीक्यूज़ में आप लोगों को आ सकता है, सही, क्योंकि आप लोगों के 70 एमसीक्यूज़ होते हैं फाइनल में, तो इस वजह से आप लोगों ने एक एक सेंटेंस को आप लोगों ने देखना है, उस हिसाब से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना है, तो तब आपको चीज़ें समझ आएगी। रट्टा सिस्टम यहाँ पे नहीं चलता है, रट्टे से आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती, तो इसलिए आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट किस तरह क्लियर करोगे कि ये आपके पास कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, ईपी का मतलब क्या है, आन और अपान। डेमोस की मतलब क्या है, प्यूपल। एंड लॉजिस का मतलब क्या है, स्टडी। तो ये एक वर्ड्स में 3 वर्ड्स हैं, तो उसको आप लोगों ने एक एक की मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये किस ज़ुबान का वर्ड्स है, ग्रीक का वर्ड्स है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट डिफिनीशन हमारे पास है, गॉर्डेस ने किया था 1996 में। उसने क्या कहा था, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ डिजीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पॉपुलेशंस एंड ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशंस। उसने कहा था कि एक जगह पे डिजीज़ डेवलप होता है, फिर वो डिजीज़ एक बंदे से दूसरे बंदे में किस तरह ट्रांसफ़र हो सकता है और उसके फैक्टर क्या है, इन्फ्लुएंसेस क्या है, सही। और हम किस तरह पता चलेगा कि कौन कौन से रूट की वजह से ये एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, कितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है, कितने लोगों को इसने इफेक्ट किया है। तो इस तरह मल्टीपल चीज़ों को, डायमेंशंस को अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, एपिडेमियोलॉजी है। सिंपल अल्फाज में आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एक पॉपुलेशन में एक डिज़ीज़ फैलती है तो वो किस तरह फैलती है, उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से रूट्स होते हैं, कितनी तेज़ी से फैलता है, उसके साइन सिम्टम क्या हैं और लोग उससे कितने इफ़ेक्ट होते हैं। इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, तो ये हम किस बेस पे करते हैं, हम एपिडेमियोलॉजी की बेस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिफिनीशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड अदर हेल्थ रिलेटेड फिनोमेना इन ग्रुप ऑफ पर्सन। कि अब हम स्टडी करते हैं एक डिज़ीज़ को। जब हम एक डिज़ीज़ की स्टडी करते हैं और साथ में जो हेल्थ रिलेटेड फिनोमेना होते हैं ग्रुप में हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ये क्रेमर ने 1990 में किया था। अब इसमें मल्टीपल डिफिनीशंस हैं। मल्टीपल डिफिनीशंस आप लोगों को आ सकते हैं, किस तरह आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, कि आप लोगों को एक स्टेटमेंट देंगे, उस स्टेटमेंट के नीचे आप लोग कहते हैं कि ये किस चीज़ की डिफिनीशन है, तो इसलिए आप लोगों को मल्टीपल डिफिनीशन यहाँ स्लाइड में मैंने डाले हैं। तो नेक्स्ट डिफिनीशन आपके पास है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमाइन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशंस एंड द implications ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स। जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा था कि जब हमारे पास एक डिज़ीज़
डेवलप होती है। आजकल आप लोग देखो खंग वायरस आपके पास है, या आपके पास कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा आम है, या आपके पास प्रीवियसली क्या था, कोविड-19 था। तो इस तरह मल्टीपल डिजीज़ आपके पास आते हैं। तो कोविड-19 जब आपके पास स्टार्ट में आया तो किसी को नहीं पता था कि इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, इसको हम किस तरह प्रिवेंट करते हैं, इसमें कौन कौन से मेडिसिन देंगे। जितनी भी चीज़ें हम देते थे तो सब हम ट्रायल बेस पे हम देते थे, सही। कुछ चीज़ें हम गलत देते थे, फिर हम उसको बाद में ठीक करते थे, कुछ चीज़ें हम ठीक देते बाद में देते। अगर आजकल आप हॉस्पिटल में देखें, बहुत ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट आपके पल्मोनोलॉजी वार्ड में पड़े हैं, लेकिन कोई उससे नहीं डरता है। उस टाइम एक पैनिक था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। रीज़न क्या था कि हमें उसकी ट्रीटमेंट का नहीं पता था। अभी अगर कोविड का पेशेंट आए तो जल्दी ट्रीट हो सकता है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट का भी पता चला है, उसका प्रिवेंशन का भी पता चला, बाकी सब चीज़ों का हमें पता चला। तो इसलिए हम किस तरह पर हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोविड-19 का हमें पता ना चलता तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट हमारे साथ मिल के उन सब ने इन चीज़ों पे रिसर्च किया, डिफरेंट पेशेंट्स पे, डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट कल्चर्स में। उसके बाद वो इस हद तक पहुँचे कि कौन सी चीज़ उसके लिए बेटर है। फिर वैक्सीन आ गए, वैक्सीन उसके लिए बन गए। तो ये उसकी प्रिवेंशन के लिए ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं, हम एपिडेमियोलॉजी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एपिडेमियोलॉजी ऑफ की टर्म्स है आपके पास। की टर्म्स का मतलब क्या होता है कि एपिडेमियोलॉजी में ये चीज़ें आप लोगों के बार बार सामने आएंगे। की टर्म्स का मतलब क्या है कि इन चीज़ों के साथ आपका वास्ता बहुत ज़्यादा होगा। एंडेमिक, एक आपके पास एंडेमिक है, सही है, एक आपके पास एपिडेमिक है, एक आपके पास पेंडेमिक है। इन तीन से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, या पेंडेमिक क्या है। एंडेमिक आपके पास वही है कि जो आपके पास छोटा सा पॉपुलेशन हो, उसी पॉपुलेशन के बीच में अगर कोई डिजीज़ आपके पास आ सकता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। सही, डिजीज़ और कंडीशन प्रेजेंट एमंग द पॉपुलेशंस एट ऑल द टाइम। अब फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है तो आपके कम्युनिटी में, आपके एरिया में रहता है, बाहर स्प्रेड नहीं करते, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। अब एपिडेमिक और आउटब्रेक क्या है, डिजीज अकरेंस एमंग अ पीपल दैट इज एक्सेस ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन अ गिवन टाइम एंड प्लेस। कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे वो क्या होता है, एक्सेस होता है, ज़्यादा होता है। अब फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है आपके पास पेशावर में है, ठीक, वो पेशावर से चारसद्दा भी जाता है, मर्दान भी जाता है, मर्दान से इस्लामाबाद जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर मल्टीपल शहर में जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडेमिक्स। उसके बाद आपके पास पेंडेमिक पे हम जाएंगे, क्योंकि ये तीन इंटर रिलेटेड है। पेंडेमिक का मतलब कि डिजीज़ अ कंडीशन दैट स्प्रेड अक्रॉस द रीजन्स, फिर वो रीजन में होता है। जिस तरह कोविड-19 था, उसको हम पेंडेमिक उसने कहा। क्यों पेंडेमिक का, चाइना में उस फर्स्ट वर्ल्ड आकर हुआ, मरीज़ों को लगा चाइना में, चाइना से फिर पाकिस्तान, इंडिया, मल्टीपल कंट्रीज़ में, मल्टीपल रीजन में, मल्टीपल ओशंस में जब चले जाते हैं, तो उसी वजह से वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। तो ये तीन एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। आप लोगों को सीनियर बेस देंगे तो उस बेस पे आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्या है, एंडेमिक आपके पास छोटे से गाँव में है, एपिडेमिक आपकी कंट्री के डिफरेंट सिटीज़ में है, पेंडेमिक मल्टीपल कंट्रीज़ में है, मल्टीपल ओशंस में है। तो ये सिंपल तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, उसके साथ साथ हम दूसरा चीज़ पढ़ते हैं, क्लस्टर, ग्रुप ऑफ केसेस इन अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस दैट माइट बी मोर देन एक्सपेक्टेड। क्लस्टर मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ केसेस, मल्टीपल जगह पे 10-10, 15-15 लोग एक साथ बीमार होते, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर हम कह सकते हैं। सही, क्या कहते हैं, क्लस्टर हम उसको कह सकते हैं। फिर उसमें आपके पास रेट, नंबर ऑफ केसेस अकर ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। अगर आपके पास एक साल में कितने लोग बीमार हुए थे, एक महीने में कितने लोग बीमार होते, उसको हम रेट कहते हैं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितने लोग बीमार होते तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। ऑलवेज डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड। ये डिपेंड करता है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की साइज़ कितनी है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन की साइज़ कितनी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख लो कि ये आपके पास एपिडेमियोलॉजिकल ट्री है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्री का मतलब क्या है कि वो ओरिजिन इसका कब हुआ था, 463 BC में हुआ था। सही, हिप्पो के टाइम में हुआ था, हिप्पोक्रेट जो थे उसके टाइम में हुआ था। सही, हिप्पोक्रेट के टाइम में ये हुआ था 463 BC में। तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है कि कब हुआ था उसका ओरिजिन, तो उसका ग्रोथ कब हुआ है। ग्रोथ का मतलब ये होता है उसमें तरक्की कब हुई है। 600 से लेकर 1905 तक हुआ था डेवलपमेंट, उससे 1915 से टू टिल डेट अभी तक उसमें क्या है, डेवलपमेंट हो रही है। एक बात याद रखो, जो नर्सिंग आपके पास था स्टार्ट में क्या था, एक आर्ट था। क्या था, एक आर्ट था। आर्ट का मतलब क्या है कि कोई भी बंदा जाए हॉस्पिटल में 1 महीना 2 महीने गुजारे, उसने इंजेक्शन सीख लिया तो वो नर्स बन गया। लेकिन आजकल हम देखें उसमें इतनी तरक्की हो गई कि लोग PhD तक जाते हैं, PhD भी नर्सिंग में होती है। तो रीज़न्स क्या है, मेन रीज़न उसका यही है कि ये एक साइंस है और ये एक प्रोफेशन है।
सही, प्रोफेशनलिज्म इसमें है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में फिर क्या डिफरेंस है? प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में यही डिफरेंस है कि ऑक्यूपेशन में हम जस्ट एक जगह पे जाते हैं, काम सीखते हैं, वो काम करते हैं, और प्रोफेशन में आपके पास एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर हम काम करते हैं, तो इसलिए नर्सिंग ने इतनी तरक्की की है। सही। अदरवाइज़ इस तरह एपिडेमियोलॉजी ने भी 1915 के बाद उसने तरक्की स्टार्ट की थी। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब हिस्ट्री आपके पास क्या है? हिस्ट्री से आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं, कीप इन माइंड, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आप लोगों को हिस्ट्री से आ सकते हैं। ये 2-3 स्लाइड है, लेकिन इससे आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो हिस्ट्री में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं? हिप्पोक्रेट आपके पास जो थे, उन्होंने किस चीज़ पे काम किया था, कब किया था? 460 BC पे उसने काम किया था, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर इफेक्ट हेल्थ। एनवायरनमेंट की वजह से उसने कहा कि एनवायरनमेंट की वजह से ह्यूमन बिहेवियर इफेक्ट होते हैं। अगर एनवायरनमेंट में कोई मसला आ जाता है तो उसकी वजह से लोग बीमार होते हैं। उनका ये एक अकीदा था, उनका एक कंसेप्ट था। फिर जॉन ग्रैंड ने क्या कहा था? क्वालिफाइड बर्थ, डेथ एंड डिजीज़। उन्होंने कहा कि बर्थ और डेथ रेट ये बचपन से होती है, जब इंसान पैदा हो जाता है तो उस टाइम ये चीज़ें हो सकती है। फिर लाइन ने क्या कहा था? स्कर्वी कुड बी ट्रीटेड विथ फ्रेश फ्रूट। उसने क्या कहा कि जब आपके पास जो आपकी गम से ब्लीडिंग होती है तो उसकी ठीक होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? फ्रेश फ्रूट चाहिए। सही, विटामिन सी की कमी होती है, तो इसलिए उसने कहा कि ये उसमें है। विलियम फोर्ड ने क्या कहा था? एस्टेब्लिश एप्लीकेशन ऑफ व्हाट स्टैटिस्टिक दैट इवॉल्यूशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। उसने एक स्टैटिस्टिक बनाया था, स्टैटिस्टिक के थ्रू उसने क्या कि इवॉल्यूएट किया था कि कितने डिजीज़ होते हैं, उसमें कितने लोग ठीक होते हैं, कितने मरते हैं, कितने लोग को क्या क्या सिम्टम होते हैं, कौन कौन से मेडिसिन हम देते हैं उससे वो ठीक होता है, उसको हम सर्वे कहते हैं। जॉन स्नो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है। जॉन स्नो ने क्या किया था? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ एपिडेमिक ऑफ कॉलरा। उसने कॉलरा, जो आपके पास एब्डामिनल डिजीज़ है, उसको हम डायरिया और कॉलरा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कॉलरा और डायरिया में, तो उसने इस पे रिसर्च किया था। इस पे क्या रिसर्च किया था वो आगे हम, हमारे पास स्लाइड है, आगे हम पढ़ लेंगे। लेकिन ये आप लोगों के कॉलरा पे रिसर्च किसने किया था? जॉन स्नो ने किया था। सही, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में लाजमी आता है। फिर एलेक्जेंडर लॉयस आपके पास क्या है? सिस्टमाइज एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेरिकल थिंकिंग। इसने क्या किया? सिस्टमाइज एप्लीकेशन किया था न्यूमेरिकल थिंकिंग की, उसको हम के क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है, आगे हम पढ़ लेंगे डिटेल से, इस पे आवर यूनिट्स हैं। ब्रेडफोर्ड हिल सजेस्ट क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिश काजेशन। ब्रेडफोर्ड ने क्या किया था? उसने एक क्राइटेरिया बनाया था, एस्टेब्लिश किया था काजेशंस के लिए। एपिडेमियोलॉजिकल थॉट्स इमर्ज इन 460 BC। उसने क्या किया? 460 BC पे उसने ये चीज़ें इमर्ज किए थे, किसी की? एपिडेमियोलॉजिकल थॉट्स की। एपिडेमियोलॉजिकल फ्लोरिश एज आर डिसिप्लिन इन 1940। उसने 1940 में ये चीज़ें की थी। अब हम जो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली कहा कि जॉन स्नो ने क्या किया था, उस पर हम आएंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका एक नाम है, किस चीज़ में? एपिडेमियोलॉजी में उसका एक अपना नाम है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट है वो जस्ट अटेंडेंस के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन मैं अपने साथ टाइम लिख देता हूँ कि जो स्टूडेंट कंटिन्यूसली लेक्चर सुनते हैं, मैं बीच में क्वेश्चन भी कर लूँगा। अगर किसी स्टूडेंट ने रिस्पांस नहीं दिया तो उसको मैं एब्सेंट मार्क करूँगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे पास इंटरनल 30 मार्क्स हैं तो मार्क्स फिर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ये आप लोगों को मैं क्लियरली लाउडली कह रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए तो ग्रुप ज्वाइन कर ले, ग्रुप को लीव मत करो। ग्रुप को ज्वाइन करते हो फिर बीच में आप लोग लीव करते हो, अदरवाइज़ आप लोगों को इंटरनल 30 मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप लोगों की पॉसिबिलिटी नहीं है कि फिर आप लोग पास हो जाओ। अच्छा, आगे हम, जी जी, बस जो लोग लेते हैं उसका मुझे नज़र आता है, उसको मैं अपने साथ नोट कर देता हूँ, लेकिन जो लोग जस्ट अटेंडेंस के लिए आते हैं और चले जाते हैं उसको मैं मार्क नहीं करूँगा। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं। जॉन स्नो। जॉन स्नो आपके पास क्या? वेल नोन इनेस्थोलॉजिस्ट है आपके पास, जो इनेस्थीसिया उसने किया था। हु एडमिट क्लोरोफॉर्म्स टू क्वीन विक्टोरिया इन अ चाइल्ड बर्थ। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है कि किसने आपको क्लोरोफॉर्म यूज़ किया था, किस चीज़ के लिए? इनेस्थीसिया के लिए। तो ये जॉन स्नो ने यूज़ किया था, और क्यों यूज़ किया था, और किस क्वीन पे यूज़ किया था? क्वीन विक्टोरिया पे। कब किया था? जब उसकी चाइल्ड बर्थ हो रही थी। तो ये आप लोगों को 2-3 एमसीक्यूज इससे आप लोगों को आ सकते थे, इस पर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि साथ साथ में मैं आप लोगों को एमसीक्यूज भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ पे किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे। यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यूज आए थे कि क्लोरोफॉर्म किसने यूज़ किया था एज आ एनेस्थीसिया के लिए, तो आप लोगों को पता है कि जॉन स्नो ने यूज़ किया था। फिर आपको कहते हैं कि वो किस क्वीन के लिए यूज़ किया था, तो आपके पास विक्टोरिया के लिए यूज़ किया था। फिर आपको कहते हैं कि जब वो क्लोरोफॉर्म यूज़ कर रहा था तो कौन सी प्रोसीजर के लिए यूज़ कर रहा था,
तो इस तरह के मल्टीपल सीनियरो बेस आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो वो चाइल्ड बर्थ के लिए किया था। तो एक सेंटेंस पे आप लोगों को घुमा के फिरा के आप लोगों को मल्टीपल एमसीक्यूज इस तरह बना सकते हैं। तो काइंडली आप लोगों ने गौर से सुनना है और कंसेप्ट को क्लियर करना है। अच्छा, ये माइक अपना बंद कर ले। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लाउडली पूछ लें। अच्छा, तो उस दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि शो लेदर, सही, शो लेदर उसको भी कहा था। सही है, किसको कहा था? जॉन स्नो को कहा था। ये उसको एक खिताब दिया था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था एपिडेमियोलॉजी के लिए। तो ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि शो लेदर किसको कहा था और क्यों कहा था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था तो इसलिए उसको ये खिताब दिया था। अच्छा, स्नो एंड कॉलरा। Cholera was major problem in England in the mid-19th century. Snow hypothesis that cholera was transmitted through contaminated water. Broad Street pumped 600 it in 1 week. Water was supplied via water supply companies with intake of the polluted part of the rivers. Limit water company move intake upstreams. Mortality should be lower in population getting water from लिम्ट। अच्छा, ये एक स्टोरी है, मैं आप लोगों को सिंपल समझा रहा हूँ उर्दू में कि ये हमारे पास एक कंपनी थी। वो क्या करते, वो पानी को लोगों को देते। जिस तरह पुराने ज़माने में यहाँ पे एक पंप होता था, पंप के थ्रू पानी लोगों को पहुँचाते थे। लेकिन आजकल अगर हम देख लें, हर एक घर के अंदर एक अपना वेल है, कुआँ है, तो उसके थ्रू वो पानी लोगों को खुद प्रोवाइड कर सकते। लेकिन पुराने ज़माने में इस तरह नहीं था। एक जगह पर एक पंप था, उससे पानी डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो ये 19वीं सेंचुरी में कॉलरा जो आपके पास है, ये मोस्ट डेंजरस डिजीज़ थी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। सही। अच्छा, ये क्यों इतनी वो थी? इसलिए थी क्योंकि जो लोग, दो पंप थे वहाँ पे। कितने पंप थे? दो पंप थे, सप्लाई वाटर्स के दो कंपनी थी। सही। उसमें आपके पास एक लिम्प था। सही। उसका जो पंप था, जो उसने लोगों ने पानी जब स्टार्ट किया तो उससे क्या हुआ, उसकी डेथ वहाँ पे उस जगह पे लोगों की डेथ कम हो गए। क्यों कम हो गए? इसलिए कम हो कि उसका पानी साफ़ था, जो दूसरा पानी था वो ख़राब था, उसकी वजह से लोग ज़्यादा मर रहे थे। जॉन स्नो फाइंडिंग 1854 कॉलरा ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। उसने कहा कॉलरा जो है आपके पास कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है। आजकल भी अगर हम देख लें, किसी को पेट ख़राब होते, किसी को कॉलरा हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि आप पानी को बॉयल करके फिर पी लो। रीज़न्स क्या है कि उस टाइम उन्होंने ये कहा था और अब तक हम उस पर यकीन रखते हैं। तो इसलिए हमें चीज़ों का पता होना चाहिए। द रिस्क ऑफ कॉलरा इज़ इन लंदन वाज रिलेटेड टू द ड्रिंक ऑफ वाटर सप्लाई बाय अ पार्टिकुलर कंपनी। उसने क्या, पार्टिकुलर कंपनी ने किया था। दो कंपनी आपके पास है, एक साउथ वार्क था और एक लिम्प था। ये टेबल में आप लोग देख लो, अगर आप लोगों ने स्लाइड ओपन किया है, क्योंकि अगर टेबल आप लोग नहीं देखोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। फर्स्ट टेबल में आप देख लो, दो कंपनी थे आपके पास वाटर सप्लाई की। कौन कौन से? साउथ वार्क एंड लिम्प, ये दो कंपनी आपके पास। उसमें आपके पास पॉपुलेशंस जो थे आपके पास 1851 में आपके पास कितना था? जो साउथ था उसमें कितने लोगों ने पानी पिया था? 1,67,654 ने। और जो लिम्प था उसमें 19,133 ने किया था। सही। अब उन दोनों में अगर हम देख लें कि कितना परसेंटेज है उसमें डेथ की, तो उसमें 844 डेथ हो गए थे और दूसरे में 18 डेथ हो गए थे। सही। बेशक पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन हम क्या करें, कॉलरा डेथ पर रेट हम मालूम करेंगे। पर रेट हम किस तरह मालूम करेंगे? हमारे पास फार्मूला है। सही। उसके थ्रू 5% आपके पास जो है वो आपके पास क्या है? से 5.0 आपके पास किस में मर गए थे? जो साउथ थे। और लेंथ जो थे उसमें 0.9। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी कहा था कि उसकी वजह से फिर क्या, डेथ की रेशो कम हो गई। डेथ की रेशो क्यों कम हो गई? इसलिए कम हो गई क्योंकि वहाँ पे जो पानी था उसमें इतनी वो कंटेमिनेटेड नहीं थे, और दूसरे का जो पानी था वो ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, तो इसलिए डेथ की रेशो कम हो गई। तो ये आप लोगों को इस टेबल के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंपनी थी और पानी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। सही। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है। सही। For the persistent effort of determining how the cholera was spread and for the statistical mapping methods, he initiated John Snow is widely considered to be a father of modern epidemiology. इस क्योंकि जॉन स्नो ने क्या किया था, बहुत एफर्ट किया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को बचाया था, किस चीज़ से? मरने से। क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर पे उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसको लोगों को बचाया, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न
एपिडेमियोलॉजी। तो ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है। अच्छा, व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी, ये आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन था, लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन में कुछ एमसीक्यूज़ थे, ये प्रीवियस पेपर में आ सकते आए हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताएं। अदरवाइज़ जो हमारा जो टॉपिक है वो अभी भी उस पर हम अभी आए हैं। एपिडेमियोलॉजी आपके पास व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमाइन ऑफ हेल्थ रिलेटेड द स्टेट ऑफ इवेंट इन पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स। जॉन एमलेस डिक्शनरी ऑफ एपिडेमियोलॉजी में ये हुआ है जी। स्लाइड ऑन नहीं हो रही है, तो अभी तक आपको नहीं पता था कि 21 मिनट्स हमने क्लास लिया, अभी आप कह रहे हो कि स्लाइड ऑन नहीं हो रही। अच्छा, बाकी लोगों के साथ स्लाइड ऑन हो रही है? हेलो, बाकी लोगों के साथ स्लाइड ऑन हो रही है? स्लाइड ऑन हो रही है? एक बंदा बोले मुझे क्लियरली बताए किसके साथ स्लाइड ऑन हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही है। अच्छा, तो फिर आपके मोबाइल में मेरे ख्याल में एप्लीकेशन का मसला है, तो आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को री डाउनलोड करो, तो फिर आपके साथ ऑन हो जाएंगे, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के साथ ऑन हो गए तो आपके मोबाइल में मसला है एप्लीकेशन का। ये आपके ऐप से मसला होगा, उसको री डाउनलोड कर लो फिर हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्लास को आवाज़ नहीं आ रही क्लियरली जी। अच्छा ठीक है, मैंने रीसेंड किया। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास एपिडेमियोलॉजी की जो डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स इवेंट्स एंड पॉपुलेशंस एप्लीकेशन द स्टेट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द हेल्थ, ये जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आएगा। उसके नीचे लिखें कि ये किस चीज़ की डिफिनीशन है, बायोस्टेट की डिफिनीशन है, रिसर्च की डिफिनीशन है, एपिडेमियोलॉजी की डिफिनीशन है, या ऑल ऑफ द अबव की डिफिनीशन है। तो इस तरह आप लोगों के इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इस डिफिनीशन को आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, स्टडी हमारे पास इंक्लूड होता है, आपके पास सर्विलेंस आपके पास है, ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, एनालिटिकल रिसर्च है एंड एक्सपेरिमेंटल है। ये डिफरेंट स्टाइल है आपकी स्टडी के हिसाब से, तो इसको हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट आप लोगों को कि स्टडी किस चीज़ पे इंक्लूड हो सकता है। ऑब्जर्वेशन स्टडी हम भी कर सकते हैं, सर्विलेंस भी कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हैं, एनालिटिकल रिसर्च भी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये 5 मेन टाइप्स है आपके पास। तो इसमें फिर स्टडी किस तरह होती है वो आगे हम पढ़ लेंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है, अब जो डिफिनीशन था ऊपर उसमें क्या लिखा था कि आपके पास द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस। अब इसमें हम एक एक को पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ते हैं, किस चीज़ को, डिस्ट्रीब्यूशन को। एपिडेमियोलॉजी स्टडी वेयर डिजीज़ आर फाउंड इन द पॉपुलेशन, डिजीज़ कहाँ पे पाया जाता है पॉपुलेशन में। हु पर्सन गेट देम, कौन से पर्सन उससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यंग लोग हैं, ओल्डर लोग हैं, वमेन है, मेन है, चाइल्ड है, कौन से लोग ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं और किन किन लोगों में ये डिजीज़ पाई जाती है। तो नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक अपने। दूसरा वेयर, प्लेस कहाँ पे है, इन अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, डेवलपमेंटल कंट्रीज है, किस जगह पे है। सही है, तो आपने दूसरा क्या करना है, जगह को मालूम करना है। पहले आप लोगों को मालूम करना है कि कौन से लोग ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, ओल्ड एज में, यंग एज में। फिर आपने जगह को मालूम करें, कौन से पुअर कंट्री में ज़्यादा होता है, डेवलपमेंटल कंट्री में ज़्यादा होता है। सही, अर्बन में, रूरल में कहाँ पे होता है, शहर में ज़्यादा डिजीज़ होते हैं या गांव में होते हैं, या इंडस्ट्री में। कभी कभी सर इंडस्ट्री में कोई केमिकल की वजह से सब बीमार हो जाते हैं, सबको एक डिजीज़ लग जाती है। तो ये हमने क्या करना है, इसको मालूम करना है। उसका काज मालूम करने के लिए हमने लोगों तक पहुँचाना है, लोगों को देखना है कि कौन से लोग इसमें आ सकते हैं। विन टाइम हमने मालूम करना है। द अकरेंस द पैटर्न ऑफ डिजीज़ अकर बाय सीजनल और ओवर टाइम्स, अब कब हुए। कुछ डिजीज़ हमारे पास क्या है, सीजनल है। जो आपके पास कौन सा सीजनल डिजीज़ है, डेंगू वायरस आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, सीजनल। जब गर्मी स्टार्ट होती है उस टाइम होती है, जब गर्मी ख़त्म होती है उस दोनों टाइम पे आपके पास डेंगू वायरस का उरूज पे होता है, ज़्यादा होता है।
सही। तो इस वजह से ये डिज़ीज़ आपके पास सीजनल है। सही। तो इस तरह हम देखेंगे कौन सा डिज़ीज़ आपके पास सीजनल है, किस टाइम होता है, किस टाइम नहीं होता है। अब रिस्पायरेटरी इशू जो आपके पास है कोविड-19 के, वो ज़्यादातर आपके पास गर्मी में भी थी, लेकिन वो सीजनल उसको हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर बाद में उस पर रिसर्च हो गई, उससे वो सीजनल करार है, तो फिर हम उसको सीजनल कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, डिटरमाइन। एपिडेमियोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द अकरेंस ऑफ डिजीज़। उसमें हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट हम रखते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या कहते हैं, एक इंटरेस्ट रखते हैं कि जो डिजीज़ है उसके इन्फ्लुएंस क्या है, उसके फैक्टर क्या है। सही। उसमें क्या, कौन सी रिस्क फैक्टर, उसके ख़तरे क्या हैं। जब जो आपके पास कोविड-19 था, उसमें क्या ख़तरा था कि लोगों को हार्ट अटैक भी ज़्यादा होता था, लोगों को स्ट्रोक भी होता था, और साथ में लोग जो थे वो रिस्पायरेटरी एंड कार्डियक अरेस्ट उसमें होते थे। तो इस तरह रिस्क फैक्टर उसका क्या क्या है। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट है। आप लोगों ने देखा एनवायरनमेंट कितना, लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया कोविड-19 में। एनवायरनमेंट, लोगों ने कारोबार को बंद किया, ज़्यादा हुजूम को कम किया, इवन स्कूल तक बंद हो गए, अस्पताल में भी लोगों ने पीपीई स्टार्ट की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीईज़ का मतलब क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो लोगों ने स्टार्ट की। रीज़न क्या था कि यही चीज़ थी। फिर प्रिवेंटिव फैक्टर आपके पास क्या है कि लोगों को हैंड वॉशिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, फेस मास्क का बहुत ज़्यादा दिया, क्योंकि पुराने ज़माने में अगर हम देख लें, लोग फेस मास्क बहुत कम यूज़ करते हैं। आजकल हम देख लें तो लोग फेस मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली फ़ीमेल जो होते हैं, वो आजकल पर्दे के हिसाब से वो यूज़ करते हैं। अगर कोई फीमेल पर्दा करती है तो उसके लिए फेस मास्क एक आसान चीज़ है, वो आसानी से वो लगा सकती है। लेकिन उससे उसको बाकी फ़ायदे भी क्या है कि ये फ़ायदे कि उसको डिजीज़ भी नहीं लग सकती है, दूसरे से बच भी सकते हैं। तो यही चीज़ें होती है कि अब अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो और आपकी ड्यूटी है पल्मोनोलॉजी वार्ड में, वहाँ पे आप लोगों को तो पता है अक्सर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट आ सकते हैं। अगर आप मास्क नहीं पहनते तो आपको मल्टीपल डिजीज़ हो सकते हैं। अगर आप मास्क पहनते तो आप ख़ुद को बचा सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो और आप ख़ुद को नहीं बचाओगे तो इट्स मीन्स आपको मसले ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप फैमिली घर में जाओगी तो आप वो डिजीज़ पूरे घर में भी स्प्रेड कर सकती हो। तो इसलिए आप लोग जो की फैक्टर हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, हॉस्पिटल में इन प्रिवेंशन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, स्पेशली जो इन्फेक्टिव डिजीज़ हो उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरी बात ये कि किसी भी मरीज़ के माथे पे ये नहीं लिखा है कि उसको कौन सा डिजीज़ है। हर एक मरीज़ आपके लिए रिस्क फैक्टर है, हर मरीज़ से में कोई ना कोई डिजीज़ है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, एहतियात रखनी। ये नहीं कि पहले डिजीज़ कंफर्म हो उसके बाद में एहतियात करूँगा। बाद में एहतियात करने का क्या फ़ायदा। अब आपके पास एक मरीज़ आया, उसको HCV है और आपने उसको प्रिक किया, वो आपको भी प्रिक हुआ, नीडल स्टिक इंजरी आपको हो गई, नीडल प्रिक आपको हो गया, तो इसमें आपकी वजह से पूरे फैमिली भी इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने ख़ुद को प्रिवेंट करना है और आपको हर एक डिजीज़ का पता होना चाहिए कि इस डिजीज़ के प्रिवेंटिव फैक्टर क्या है, किस तरीके से हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका रूट क्या है, कौन सी रूट से ये स्प्रेड होता है, कौन सी रूट से हमें हमारे बॉडी में ये एंटर हो सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। उसमें क्या क्या है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। अच्छा, तो रीज़न यही है कि बायोलॉजिकल उसका नेचर किस तरह है, केमिकल्स हिसाब से वो किस तरह है, फिज़िकली किस तरह है, सोशल कल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सोशल कल्चर में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब कोविड-19 था तो उस टाइम एक पेशेंट एडमिट हुआ था, हिंदू पेशेंट था। शायद आप लोगों को पता हो कि हिंदू पेशेंट जो होते हैं वो गोश्त नहीं खाते हैं। सही। वो गोश्त इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उन लोगों की वो है कि ये हमारी माँ है, उसकी इबादत करते हैं। तो रीज़न यही है कि अगर एक मरीज़ आपके पास आता है, वो किसी भी कल्चर से हो, आपने कल्चर नहीं देखना है, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, कोई भी हो, आपने जस्ट उसको देखने के ये एक बीइंग ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। अगर आप इस तरह देख लो कि ये एक इंसान है तो आप बेटर केयर उसको दे सकते हो, अदरवाइज़ आप बेटर केयर नहीं दे सकते हो अगर आप इस चीज़ों में चले जाते हो। तो फिर उसने क्या किया, उसका ट्रस्ट, लोगों ने उसको क्या दिया, सब्ज़ी और गोश्त उसको दिया। गोश्त की जो बूटी थी वो हटाई, लेकिन जस्ट सब्ज़ी दे दी, तो सब्ज़ी में उसका जो स्मेल था वो होता। तो उन्होंने फिर उन लोगों पे इतना ट्रस्ट नहीं किया, वो पानी के साथ भी रोटी खाता था कोविड-19 के बीच में, क्योंकि वो फैमिली वाले भी उनके पास नहीं जा सकते थे, अलाउ नहीं था। तो इसलिए आप लोग एक की फैक्टर हो, बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल हो, तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर कुछ डिजीज़ जेनेटिक भी हो सकते हैं, बिहेवियरल, उसके बिहेवियर ठीक नहीं है उसकी वजह से भी हो सकते हैं, दूसरों को चीज़ें खाना या इस तरह की मल्टीपल चीज़ें उसमें आ सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इज़ टू प्रिवेंट डिजीज़ एंड इन ऑर्डर टू डू दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट अफेक्ट इट्स अकरेंस। कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ये अगर होता है, तो उस फैक्टर को हमने मालूम करना है, उस फैक्टर को हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। अदरवाइज़ तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। हेल्थ रिलेटेड स्टेट एंड इवेंट आपके पास क्या है, एपिडेमियोलॉजी कैन बी यूज द स्टडी एनी फिनोमेना दैट एग्जिस्ट
आकर, अगर एग्जिस्ट आपके पास होता है, एग्जिस्ट मीन्स कंटिन्यूस, तो उसको हम स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। और अगर होते तो उसको हम इवेंट कहते हैं। तो स्टेट और इवेंट को आप लोगों ने पहचानना है, क्योंकि ये आप लोगों के आगे आएंगे कि स्टेट क्या है, एग्जिस्ट होता है, उस जगह पे होता है, डिजीज़ होते हैं। इवेंट आपके पास क्या, कोई न्यू डिजीज़ आपके पास है, कोई न्यू चीज़ आपके सामने आएगी, उसको हम इवेंट कहते हैं। डिजीज़ काज ऑफ द डेथ रीज़न टू प्रिवेंट रेजिमेन यूज़ ऑफ द हेल्थ सर्विस। डिजीज़ काज आपके पास क्या है, डेथ की जो रिएक्शंस करते हैं प्रिवेंशन रेजिमेंट्स की यूज़ ऑफ द हेल्थ सर्विस। अच्छा, एक डिजीज़ आपको हो गया तो वो काज ऑफ डेथ भी हो सकती है, सही। अगर हम उसकी प्रिवेंटिव मेजरमेंट यूज़ करते हैं तो आपके पास हेल्थ भी आपका ठीक हो सकता है। ये बात समझ आ रही है? हर एक डिजीज़ का कोई ना कोई ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो मरीज़ ठीक होगा, अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे तो पेशेंट क्या होता है, डेथ भी हो सकता है। बिसाइड डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी कैन स्टडी पॉजिटिव कंडीशन, इम्यूनिटी, एडवर्स वंस, यूज़ ऑफ टोबैको। अच्छा, उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, एक पॉजिटिव चीज़ है, एक नेगेटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ है कि आपकी इम्यूनिटी, हम देखते हैं आपकी इम्यूनिटी किस तरह है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी का मतलब यही है कि आपकी इम्यून सिस्टम किस तरह है। बीइंग हेल्थ केयर वर्कर्स, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना चाहिए, हमें अपना भी और फैमिली का भी। स्पेसिफिकली जो एंटीबायोटिक हम लोगों को देते हैं, तो एंटीबायोटिक में आप लोगों ने ये ख्याल रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक आपके पास रेजिस्ट ना हो। क्या ना हो? रेजिस्ट ना हो, क्योंकि हम एक डोज लगाते हैं, एक मेडिसिन खाते हैं, बाकी चीज़ें हम नहीं लेते हैं, नहीं खाते हैं, तो इसलिए उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना है कि एक चीज़ आपके पास रेजिस्ट ना हो। दूसरा आपके पास अगर हम देख लें ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या है कि जब आपके पास उसके ऊपर लिखा है स्मोकिंग के डब्बे के ऊपर कि सेहत के लिए मुज़िर है, ठीक, कैन काज कैंसर या डेंजरस फॉर हेल्थ, उसके बावजूद हम यूज़ करते हैं। इस मीन्स आप पढ़े लिखे नहीं हो। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो इस तरह नहीं करते कभी भी। तो इस मीन्स आपने हमेशा क्या करना है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिक पॉपुलेशन दोज विद आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। फिर स्पेसिफिक पॉपुलेशन, अब अगर आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन चाहिए। आप ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट पे आप रिसर्च करते हो तो आपको ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट ही चाहिए, ये नहीं कि आपको कार्डियोलॉजी पेशेंट चाहिए। तो इसलिए जो हम स्पेसिफिक पॉपुलेशन लेते हैं कि जो जॉब करते हैं उनमें कोई स्ट्रेस है कि नहीं है, तो उस पर अगर आप रिसर्च करते हो तो आप स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल लोग लोगे जिसका जॉब हो, तो इस तरह हम इसमें हम करते हैं। एपिडेमियोलॉजी एम्फिसाइज द पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव आपके पास क्या है, उसमें हम देखते हैं। और पर्सपेक्टिव जो है पब्लिक के टू पर्सपेक्टिव है आपके पास, कौन कौन से, एक इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन है। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव क्या है आपके पास, फोकस ऑन हेल्थ, हेल्थ पे हम फोकस करते हैं, उसके रिस्पेक्टर एक्सपोजर्स पे, काजल मैकेनिज्म इन पीपल ऑन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल पीपल के जो है उसमें हम इन चीज़ों को हम देखते हैं। किस चीज़ को देखते हैं, जो लोग इंडिविजुअली एक्सपोज होते हैं या जिनको डिजीज़ होते हैं इंडिविजुअली, उन लोगों को हम जस्ट देखते हैं। अब पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव के पास फोकस ऑन डिसऑर्डर मींस डिजीज़, उसमें हम की डिजीज़ को देखते हैं, एक्सपोजर को हम देखते हैं, कॉजल मैकेनिज्म इन पीपल एंड ग्रुप, उसमें जो काज आता है वो कहाँ से आता है, किस वजह से आता है और कितने टाइम के लिए काज आता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन में हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। इंडिविजुअल में हम एक बंदे को देखते हैं, पॉपुलेशन में हम पूरे पॉपुलेशन की चीज़ों को हम देखते हैं, उसके वर्ड से भी पता चल जाता है। एप्लीकेशन टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन कंट्रोल हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, तीन चीज़ों की ज़रूरत है। किन चीज़ों की, तीन चीज़ों की ज़रूरत है आपके पास। पहले आपके पास नॉलेज होगा, सही, स्टडी कम्युनिटी बेस अगर आपने नॉलेज किया है, सही, तो जब आपके पास नॉलेज होगा तो तब आप जाके हेल्थ प्रमोट कर सकते हो, मेंटेन हेल्थ कर सकते हो एंड रिस्टोर हेल्थ करते हो। अच्छा, तीन चीज़ें। अब एक बंदा है, उसका हेल्थ है, नॉर्मल हेल्थ है, आप उसको प्रमोट कर सकते हो, उसका थोड़ा सा उसके बॉडी का शेप जो है वो इमेज ठीक नहीं है, मीन्स उसका मोटापा है, तो आप उसको कहते हो प्रमोट करते हो कि अपना वेट थोड़ा सा लॉस कर लो। अब एक बंदा है, उसको डायबिटिक है, आप उसको कहते हो अपनी बॉडी को मेंटेन कर लो, डायबिटिक को, शुगर को क्या कर लो, कंट्रोल कर लो, तो मेंटेन में फिर आ जाता है कि मीन्स आपका जो HbA1c लेवल है वो आपका नॉर्मल से अबव तक नहीं जाए, आप डाइट पे, आप एक्सरसाइज पे इन चीज़ों को क्या करो, मेंटेन कर लो अपनी बॉडीज़ को। तीसरा आपके पास टू रिस्टोर हेल्थ, अब उसको कोई मसला है, उसको आप लोगों ने वापस देना है, मीन्स हेपेटाइटिस, उसको हेपेटाइटिस से वापस हो नॉर्मल हुआ, उसको कैंसर हुआ, कैंसर से वापस हुआ, तो उसको हम पे क्या कहते हैं, रिस्टोर हेल्थ हम कह सकते हैं। तीन डिफरेंट चीज़ें हैं, तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया, होपफुली आप लोगों को पता होगा। उसके बाद अगर हम चले जाते हैं तो एपिडेमियोलॉजिकल हमारे पास स्टडी के डिज़ाइन होते हैं, तो इस डिज़ाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस डिज़ाइन के हवाले से हम पढ़ेंगे। स्टडी टाइप्स आपके पास क्या है, टू टाइप्स है, मैंने आप लोगों को कहा, जो मेन टाइप्स है डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल या एनालिटिकल है आपके पास।
अब जो डिस्क्रिप्टिव के आपके पास फर्दर डिवीजन है, इंडिविजुअल बेस है एंड पॉपुलेशन बेस है। इंडिविजुअल बेस में आपके पास केस स्टडी है एंड केस सीरीज़ है, केस स्टडी एंड केस सीरीज़। और जो आपके पास पॉपुलेशन है उसमें आपके पास इकोलॉजिकल है। कौन सा है? इकोलॉजिकल है। जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, इंटरवेंशनल आपके पास है। इंटरवेंशन में आपके पास आरसीटी, रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी। आरसीटी का मतलब क्या है? रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी एंड कसाई एक्सपेरिमेंट आपके पास है। जो ऑब्जर्वेशनल आपके पास उसमें केस कंट्रोल, कोहॉर्ट स्टडी एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब जितनी भी ये स्टडी है तो ये आगे हम पढ़ लेंगे एक एक को, क्योंकि इस पे आप लोग रिसर्च करोगे। रिसर्च आप किस तरह करते हो? तो इन चीज़ों पे बेस पे करते। तो ये आप लोगों ने इसकी एमसीक्यूज़ किस तरह की, आरसीटी आपके पास कौन सी स्टडी है, इंटरवेंशनल है, फिर कौन सी एक्सपेरिमेंटल है यानी। तो इस टेबल को आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि ये टेबल आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या अगर आपसे पूछे कोहॉर्ट स्टडी आपके पास कौन सी स्टडी है, इंटरवेंशनल है, ऑब्जर्वेशनल है, पॉपुलेशनल है, इंडिविजुअल है, तो फिर आपके पास क्या है? ऑब्जर्वेशनल है। फिर अगर आपसे कोहॉर्ट स्टडी आपके पास एनालिटिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है या ए बी है, तो ए बी आपके पास एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल दोनों है। तो इस तरह आप लोगों के पास हाइपोथेसिस हम किस स्टडी में करते हैं? कोहॉर्ट में करते हैं, इकोलॉजिकल में करते हैं, केस स्टडी में या केस सीरीज़ में करते हैं। तो ऑलमोस्ट कोहॉर्ट में हम करते हैं। तो ये इस तरह की एमसीक्यूज़ आप लोगों को इसमें आ सकते हैं। तो इस टेबल को आप लोगों ने बनाना है और अपने रूम में लगाना है, ताकि आप लोग डेली उस पर नज़र आप लोगों का लग जाए और आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें। अच्छा, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस डिटरमाइंस हेल्थ डिजीज़ और इंजरी। डिस्क्रिप्टिव में आपके पास क्या है? एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, डिजीज स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी एंड अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, तो ये हमने आगे डिस्कस किया था। आगे हम जाते हैं। अब टू कंपोनेंट्स आपके पास है एपिडेमियोलॉजी की, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल आपके पास है। डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफाई बोथ पैटर्न्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? हम आइडेंटिफाई करते हैं दोनों पैटर्न्स को, सही, फ्रीक्वेंसी को भी और हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, इवेंट्स होते हैं, उसको भी करते हैं। एनालिटिकल में हम जस्ट डिटरमाइन करते हैं हेल्थ आउटकम्स, हेल्थ का आउटकम्स क्या आता है, तो उसको हम करते हैं एनालिटिकल में। अब अगर आप लोगों को एमसीक्यूज़ में आया कि आपके पास एक मरीज़ है, आपने उसको फोकस किया, डिटरमाइन किया हेल्थ आउटकम्स को, तो ये आपके पास कौन सी स्टडी है? तो आपके पास क्या है? एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल या एनालिटिकल या एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी है। अब एक एक को हम पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी आपके पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव ऑफ डिजीज, पॉपुलेशन, ऑब्जर्वेशन दैट बेसिक फीचर इन डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम। मैंने आप लोगों को कहा था कि पर्सन, प्लेस एंड टाइम डिस्क्रिप्टिव में हम देखते हैं। ये आप लोगों के लिए वो है, मैंने स्लाइड थोड़ा सा ज़्यादा डाला है ताकि थोड़ा सा आसान किए, तो इसलिए आप लोगों को समझ आए। एक दफ़ा हमने इसको एक्सप्लेन किया है। टाइम में हमारे पास विन चेंज आर स्टेबल्स, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ। सीजनल में आपके पास कौन सा आता है? इन्फ्लुएंजा आता है। क्लस्टर एपिडेमियोलॉजी में आपके पास एंडेमिक में आता है, उसमें कैंसर आता है। तो इससे आपको एमसीक्यू देखिए, पर्ट्यूसिस आपके पास क्या है? सही, चेंज है एंड स्टेबल है, सही। सीजनल में आपके पास इन्फ्लुएंजा है। क्लस्टर में आपके पास क्या है? कैंसर आपके पास है। ये एंडेमिक में आपके पास आ सकता है। उसके बाद प्लेस वियर, जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड और वाइड स्प्रेड। जियोग्राफिकली आपके पास वाइड स्प्रेड है या एक जगह पे है आपके पास। रिलेशन टू वाटर और फूड सप्लाई, वाटर की वजह से या फूड की वजह से ये आपके पास सप्लाई होते हैं। या मल्टीपल क्लस्टर आर वन, या मल्टीपल रूट की वजह से आपके पास ये होते हैं। होम, कौन कौन से लोग इससे इफेक्ट हो सकते हैं, उसका एज कितना है, जेंडर क्या है, इथनिसिटी ग्रुप क्या है, रेस क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बिहेवियर, जेनेटिक्स, ऑक्यूपेशनल, रीजनल, पर्सनल हैबिट्स, मैरिटल स्टेटस एंड ट्रैवल। ये सब चीज़ें आपके पास है। अब ट्रैवल में आप लोग अगर देख लीजिए, जो फर्स्ट हमारे पास जो कोविड-19 था वो ट्रैवल पे आया था। एक बाहर से फॉरेन से लोग आए थे, उसको ये हुआ था, सही। तो इस वजह से ट्रैवल भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रैवल हिस्ट्री हम उससे पूछ लेंगे अगर कोई न्यू डिजीज़ आपकी कंट्री में आता है या आपकी सिटी में आता है। साथ में ये जेनेटिक्स, बिहेवियर, ऑक्यूपेशनल, रिलीजन, ये सब चीज़ें हम मरीज़ से पूछते हैं। ये हिस्ट्री में हम उस मरीज़ से पूछते हैं। दूसरा आपके पास एनालिटिकल है। तो एनालिटिकल में आपके पास काजेशन ऑफ डिजीज़ क्या है? काजेशन ऑफ डिजीज़ क्या है? बाय टेस्टिंग a specific hypothesis about the relationship of a disease, a cause, risk factor, deal with the relationship of risk factor with disease, testing a specific hypothesis and finding cause। इसमें हम क्या देखते हैं कि हम काजेशन ऑफ डिजीज़ देखते हैं, डिजीज़ किस वजह से काज हुआ, फिर उसको हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस के थ्रू। एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मैंने आप लोगों को कहा कि उसमें हम फिर क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं कि इसमें कौन सा आपके पास ठीक है, कौन सा आपके पास ठीक नहीं है। डील विद रिलेशनशिप फैक्टर विद डिजीज़, टेस्टिंग स्पेसिफिक हाइपोथेसिस एंड फाइंडिंग। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये नीचे दिए गए हैं कुछ MCQs है, उसके आप लोगों ने क्या करना है? जवाब देना है, सही है। मैं एक एक बंदे से पूछूंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूँ, ये नंबर जो है 3449789335 का जो नंबर है, इससे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कंपेयर फूड हिस्टोरिकल बिटवीन पर्सन विद स्टेप्टोकोकस
फूड पॉइजनिंग एंड दोज विदाउट। ये आपके पास कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव है, डिटरमाइन है या एप्लीकेशन है? अच्छा, वेरी गुड। ये आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव नहीं, ऑप्शन बी आपके पास ठीक है, सही, ये डिटरमाइंड है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ 034077806 से। कंपेयर फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्रेन कैंसर एमंग्स एनाटोमिस विद फ्रिक्वेंसी इन जनरल पॉपुलेशन। जी, 340778066। जी, हेलो। अच्छा, कंपेयर फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्रेन कैंसर एमंग एनाटोमिस विथ फ्रिक्वेंसी इन जनरल पॉपुलेशन। ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव है, डिटरमिनेंट है या एप्लीकेशन है? हम्म, हाँ, वेरी गुड, डिटरमिनेंट आपके पास है। अच्छा, अब नेक्स्ट 314226526 से मैं पूछ रहा हूँ कि मार्क ऑन अ मैप द रेजिडेंस ऑफ ऑल चिल्ड्रंस बोर्न विद बर्थ डिफेक्ट विद 2 miles ऑफ अ हैजर्ड्स वेस्ट साइड। ये आपके पास कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिटरमिनेंट एंड एप्लीकेशन? 314226526 से पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल में मोबाइल रखा है किस, नहीं है? जी, हेलो। 314226526 माय कान है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या जवाब है? अच्छा, अच्छा, ये आप लोगों के स्लाइड में है, उसके आंसर भी आप लोग खुद देख लो। ये इसलिए मैंने दिए थे कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहो। लेक्चर के बीच में मैं इस तरह के क्वेश्चन डालता हूँ, लेकिन उसके आंसर भी मैंने इस स्लाइड में आप लोगों को दिए हैं, तो ये आप लोग खुद देख लो। बाकी ये आप लोग आते जाते हो, लेकिन एक दो स्टूडेंट के अलावा कोई भी स्टूडेंट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, मेरे ख्याल में 3 के अलावा। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी की यूज़ क्या है हमारे पास, सही है। टू प्रोवाइड अ क्लू और चेंज टेकिंग प्लेस ओवर टाइम्स इन द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अ कम्युनिटी। इसमें क्या होता है कि हम प्रोवाइड करते हैं एक क्लू, चेंज टेकिंग प्लेस ओवर द टाइम इन हेल्थ प्रॉब्लम इन कम्युनिटी के हेल्थ प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कम्युनिटी में, उस चेंज उसको हम क्या कहते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं, सही है। आइडेंटिफाई द सब ग्रुप इन पॉपुलेशन हु आर एट हाई रिस्क फॉर डिजीज़। फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कौन से लोगों में आपके पास क्या है, डिजीज़ का हाई रिस्क है। डिजीज़ का क्या है, हाई रिस्क है, तो उन लोगों को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं तो वो डिजीज़ का जो हाई रिस्क है उन लोगों को हम टीचिंग दे दें, उन लोगों को हम प्रिवेंटिव मेजरमेंट बताएं, ताकि हमारे पास डिजीज़ का हाई रिस्क के लोग क्या हो जाए, कम हो जाए। टू डिटरमाइन द बेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें हम क्या करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन हम देखते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन आपके पास क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है। प्राइमरी प्रिवेंशन प्रिवेंट डिजीज़ इन द वेल इंडिविजुअल, एग्जाम्पल वैक्सीनेशन। जिस तरह कोविड-19 आपके पास आया तो उसमें हम प्राइमरी प्रिवेंशन किस तरह करते थे कि हम वैक्सीन से लोगों को मना करते, किस चीज़ से, वैक्सीन हम लोगों को करते तो लोग क्या होते थे, उससे लोगों को फिर डिजीज़ के चांसेस कम होते, तो ये आपके पास प्राइमरी है। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन आपके पास क्या है, लिमिट द डिजीज़ बाय अर्ली डिटेक्शन यूजिंग थ्रू स्क्रीनिंग प्रोसेस। फिर हम क्या करते हैं, मरीज़ को डिजीज़ हुआ है, लेकिन हम जब स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के थ्रू हमारे पास जब डिजीज़ हमें डिटेक्ट होता है तो उससे हम क्या करते हैं, हम उसको फिर जो प्रिवेंट करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है आपके पास और सेकेंडरी प्रिवेंशन आपके पास क्या है। अच्छा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी आपके पास क्या है फिर, टू आइडेंटिफाई द काज एंड डिजीज ऑफ रिस्क फैक्टर आपके पास है, टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ डिजीज फाउंड इन द कम्युनिटी, टू डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन,
2. Study natural history and prognosis of disease to evaluate new preventions and therapeutic measurement of new mode of health and care deliveries to provide the foundation for development public health and regular decision related to environmental problems. अच्छा, एक बात याद रखो, बीइंग अ नर्स, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट जो भी हो, तो उनकी स्टडी स्टॉप नहीं होती, ये बात याद रखो। उनकी स्टडी स्टॉप नहीं होती है, जब तक वो इस फील्ड में है तब तक वो स्टडी कर लेंगे, क्योंकि जो आपके पास न्यू रिसर्च आती है तो न्यू रिसर्च को आप लोगों ने क्या करना है, उसको आपने देखना है, उसको आप लोगों ने पढ़ना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास न्यू रिसर्च आते हैं और आप चीज़ों को नहीं पढ़ते तो आपको फिर उस तरह चीज़ें नहीं मिलती। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, न्यू रिसर्च चीज़ें आप लोगों ने हमेशा पढ़ना है, ताकि आप लोगों को डिजीज़ का पता चले, उसका रिस्क फैक्टर आपको पता चले, आइडेंटिफाई हम करें कि कितने एक्सटेंड तक ये डिजीज़ फैल सकता है, कितने लोग उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी है और पढ़नी है। अच्छा, फिर पॉपुलेशन एंड सैंपल में क्या डिफरेंस? पॉपुलेशन आपके पास क्या है, एक पूरा इलाका जो है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, सही, पूरा एक कम्युनिटी है आपके पास, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। सैंपल उसमें जो कुछ लोग होते हैं उसको हम फिर हम क्या कहते हैं, सैंपल्स हम उसमें लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल पूरा क्लास आप लोगों का है तो ये आपके पास क्या है, पॉपुलेशन है हमारे पास, सही। उसमें अगर मैं आप लोगों की क्लास से कुछ लोग लेता हूँ तो उसमें आपके पास क्या हुआ, सैंपल हुआ। मीन्स हर इवन को लेते हो, हर 8 बंदे को मैं लेता हूँ तो ये आपके पास क्या हुआ, सैंपल हुआ। फिर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में आपके पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपके पास क्या है, ये हमारे पास एक टाइप्स ऑफ स्टडी है जिस पे आप लोग रिसर्च करते हो, तो रिसर्च में हम इस स्टडी को हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपके पास क्या है। In this type of observation study, a sample of persons from a population is enrolled and their exposure and health outcomes are measured simultaneously. इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। ये आपके पास एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है। क्रॉस-सेक्शनल स्टडी आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी। कौन सी स्टडी है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी। फिर इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में हम सैंपल लेते हैं, एंड देयर एक्सपोजर ऑफ हेल्थ आउटकम्स एंड मेजर सिमुलेटेनियसली, और उसके हेल्थ आउटकम और ये चीज़ें हम साथ साथ में हम देखते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपके पास क्या है, असेस द प्रेजेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ द हेल्थ आउटकम्स एट द पॉइंट ऑफ टाइम्स विदाउट रिकॉर्ड्स टू ड्यूरेशन। अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज diabetes. Some of the enrolled with diabetics may have lives with their diabetics from many years while other may have been recently diagnosed. अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने डायबिटिक पे स्टडी करनी है तो आप लोगों ने उन लोगों को इसमें आप शामिल कर सकते हो जिन लोगों को डायबिटिक हो। अगर जिन लोगों को डायबिटिक हो तो उन लोगों को आप जस्ट इसमें क्या करते हो, शामिल कर सकते हो। तो ये आपके पास एक स्टडी है क्रॉस सेक्शनल। तो इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे। इस तरह यूज़ करते हैं कि जब आपके पास एक बंदा हो, उसको वो डिजीज़ हो, तो तब हम उस को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसको, वो बंदा हम नहीं ले सकते जिनको डायबिटिक ना हो। फिर इसमें टाइम पीरियड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपने 1 साल से लेना है या उन लोगों को लेना है जिनका 1 साल डायबिटिक का हुआ है, सही। तो इस तरह हम उसके लिए क्या एक क्राइटेरिया बनाते हैं, तो उन लोगों पे हम फिर रिसर्च करते हैं। यूज़ ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपके पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी आर द एक्सीलेंट फॉर मेजरिंग द बर्डन ऑफ डिजीज़ इन पॉपुलेशन। ये आपके पास क्या है, एक्सीलेंट है कि मेजर कर ले हम कि एक पॉपुलेशन है उसमें कितनी डिजीज़ आपके पास होते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज़ डिस्कवर द पीपल विद प्रीवियसली अननोन डिजीज़ द अनकवर दैट आइसबर्ग। अच्छा, इट कैन बी सीक एसोसिएशन टेस्ट हाइपोथेसिस बाय रेपुटेशंस बी यूज़ ऑफ मेजरिंग चेंज। आइडियल क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज़ of geographical definitions, representative samples of the population studies within the a slice of time and space। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपके पास क्या है, फर्स्ट ये आपके पास बहुत आसान स्टडी है। ज़्यादातर रिसर्चर जो है ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन में जो आपके पास नॉन केस होते हैं, अननोन केस होते हैं प्रीवियसली, तो उन लोगों को हम लेते हैं। तो किस तरह हम लेते हैं, इस तरह हम लेते हैं कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस टेस्ट हम इस पे करते हैं और हम मेजर करते हैं चेंज, सही। हम एक टेस्ट करते हैं, उसमें हम फॉर एग्जांपल मैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी करता हूँ आप लोगों पे, मैं कहता हूँ कि CVP लाइन जो है वो किस तरह पास होता है, उसका नॉलेज एंड स्किल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आप लोगों को नहीं पता, एक टेस्ट मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों से एक टेस्ट लेता हूँ, बाद में मैं कहता हूँ आप लोगों को मैं एक प्रेजेंटेशन देता हूँ, उस प्रेजेंटेशन के बाद मैं दोबारा टेस्ट लेता हूँ। जब दोबारा मैं टेस्ट लेता हूँ तो उससे मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को चीज़ें जो थी वो आप लोगों को समझ आ रही थी या नहीं आ रही थी। तो दोबारा जब हम लेते हैं तो उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितने लोगों की नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो गई या कितने लोगों की नॉलेज की इम्प्रूवमेंट नहीं हो गई। जो फर्स्ट टेस्ट हम लेते हैं उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों को कितना नीड है, कि कितना हम उसको नॉलेज दे दें। तो ये आपके पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी का है।